सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स बॉक्स। तो दोस्तों, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ। लोग मुझे स्टॉक मार्केट का पूछते हैं कि कैसे कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि भाई आप फंडामेंटल देखिए, कंपनी की फंडामेंटल्स देखिए, पी देखिए, पीबी देखिए, डेब्ट टू इक्विटी देखिए, बैलेंस शीट देखिए, पीएनएल देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग देखिए। हाँ, ये सब आप देखिए। तो लोग बोलते हैं भैया इतना डेटा हमको तो समझ में नहीं आता। पी में क्या देखना है, कितना पी होना चाहिए, कैसे देखना है, पी कैसे समझेंगे, पीबी कैसे समझेंगे, आरओसी आरओई कैसे समझेंगे। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा चीज आप लोगों के सामने लाया जाए कि ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाए, क्लास 6 का बच्चा भी समझ जाए। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, रिसर्च में से बहुत सारी चीजें मुझे मिली जिनको एक जगह पर मैं आज लेके आ रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि YouTube में आपको ऐसा वीडियो कहीं शायद ही मिले। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना इजी आपको हो सके मैं उतना इजीली समझ, और इतना इजीली किसी ने भी आपको नहीं समझाया हो। बड़े ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए कि वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है। आपको एक कहानी के जैसे वीडियो को मैं बताऊं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल क्या होता है, कंपनी चलेगी कि नहीं आगे, आगे उसका ग्रोथ है कि नहीं, पोटेंशियल है कि नहीं। उन चीजों को जानने के लिए हम एक कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं। ये पूरी चीजें जो आपको दिख रही है ना, ये मैं सब आपको दिखाऊंगा स्क्रीनर पे भी। लेकिन पहले हम इसका कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या है, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे क्या चीजें हैं, हम कैसे समझें इसको। तो पी रेशियो। अब पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो, आप मान लीजिए एक रामू ने एक मिठाई की दुकान खोली। उसने उसकी मिठाई की दुकान का सालाना आय 1 लाख रुपए होता है। ठीक है। अब कोई बड़ा सेठ आया, शहर से कोई बड़ा सेठ आया, उसने रामू की दुकान को खरीदने की इच्छा जाहिर की। तो उसने रामू को 10 लाख रुपए देना चाहा उसकी दुकान के लिए। अब उसका पी कितना हो गया? उसका पी हो गया 10, 10 गुना, 10x जिसको हम बोलते हैं, पी एक्स में गिना जाता है, कितना टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो बिजनेस का वॉल्यूम है, जो उसका अर्निंग वॉल्यूम है, उससे कितना ज्यादा लोग उसको देना पसंद कर रहे हैं, कितना ज्यादा देंगे। अब आप बोलेंगे भैया एक तो पी तो 15 15 20 ऐसे होता है, तो कंपनी तो लाखों करोड़ों में कमाती है। तो भैया एक चीज आप ये भी जानिए कि जो पी वहां पे जो दिखता है ना स्क्रीनर में, वो एक शेयर का दिखता है। एक शेयर का पी दिखता है। जो प्राइस आप ले रहे हैं ना, वो एक शेयर का ले रहे हैं। वो कितना टाइम्स दिख रहा है, इतने पैसे नहीं दिखते उसमें। तो ये हो गया पी। अब पीबी रेशियो क्या होता है? अब पीबी रेशियो, मान लीजिए आपका एक घर है, आपका एक घर है, या आपका एक कार है, सपोज कीजिए आपने उस कार को 3 लाख रुपए में खरीदा। ठीक है। अब ये एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, कार की वैल्यू अप्रिशिएट नहीं होती, डिप्रिशिएट होती है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। कई लोग कमेंट में लिखेंगे भैया कार की वैल्यू तो अप्रिशिएट नहीं होती, डिप्रिशिएट होती है। तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे, मुझे भी पता है लेकिन। अब पीवी क्या है कि आपके पास 3 लाख रुपए की एक कार है। अब कोई एक्स वाई जेड कोई भी आया, आपका फ्रेंड आया, कोई आया, आपकी कार बहुत पसंद आई उसको। उसने बोला भाई ये कार मुझे बेच दे। आपने बोला नहीं। बोला मैं 15 लाख देने को तैयार हूं। तो आपके कार की प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी हो गई?
15 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख मतलब 5 गुना। आपका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना हुआ? 5 गुना, 5 टाइम्स, 5x। ये आपका एसेट्स का वैल्यू को बता, आपके जो कंपनी की एसेट्स है ना उसकी वैल्यू, जो कंपनी की प्राइस बुक्स में है ना, उसकी बुक्स में आपके कंपनी के एसेट्स का वैल्यू रहेगा, उसका वैल्यू को आपको बता। अब आरओई पे आते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? मान लीजिए 10 लोगों ने पैसा जोड़ जाड़ के एक कंपनी खड़ा किया 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में एक कंपनी खड़ा किया, वो कंपनी साल का 1 लाख रुपए कमा रही है, तो उसका आरओई कितना होगा? 10%। 10% उसका रिटर्न ऑन इक्विटी होगा। तो ये होता है आरओई, जो पैसा शेयर होल्डर या लोगों का, पीपल्स मनी, मतलब पीपल कौन है यहाँ पे? जो कंपनी में पैसा लगा रहे। पैसा कौन लगा रहा है? जो शेयर होल्डर है। तो जो शेयर होल्डर के पैसे से कंपनी कितना पैसा कमा रही है, वो होता है आरओई। अब भाई कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर के पैसे से तो नहीं चलती, कंपनी बैंक से लोन लेती है, डेप्ट उठाती है, ठीक है, उधार लेती है। अब कंपनी टोटल, अब मान लीजिए यही कंपनी अगर, अब यही कंपनी अगर 10 लाख रुपए और लोन ले, ठीक है, कंपनी की टोटल कैपिटल कितना हो गया? 20 लाख। ध्यान दीजिएगा, ये जो दस दस लोगों ने 10 लाख मिलाया था ना, यही कंपनी 10 लाख रुपए और लोन ले किन्हीं कारणों से, और वो कंपनी साल के 6 लाख रुपए कमा रही है, ठीक है, साल के 6 लाख रुपए कमा रही है, 20 लाख का उसका टोटल कैपिटल। ये 6 लाख नहीं, हम 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, सब उसकी 5 लाख रुपए वो कमा रही है साल। अब इसका कितना होगा? इसका जो है आरओसी होगा 5/20 मतलब 25%। आरओसी हो गया 25%। देखिए, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, कंपनी का आय बढ़ गया। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट देखिए। अब भाई लोगों ने तो 10 लाख लगाया था, अब आरओई क्या हुआ? आरओई यहाँ पे हो गया 50%। आप बोलेंगे भैया आरओई तो तगड़ा है भैया, ये आरओसी तो 25% है, मतलब तो फिर क्या हमको आरओई देखना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आरओसी आपको ज्यादा भरोसा देता है। क्यों? क्यों? भाई उसको उधारी चुकाने की क्षमता भी तो होनी। आरओई तो आपको सिर्फ जो लोगों ने शेयर होल्डर से पैसा लगाया उसका वैल्यू बता रहा है, लेकिन आरओसी तो टोटल चीज का वैल्यू बता रहा है आपको। उसमें वो हिम्मत भी तो होना है कि भैया वो उधारी चुका सके। तो वही चीज हमको क्या दिखा रहा है? डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी वही चीज हमको दिखा रहा है कि एक कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी कितना होता है। डेब्ट टू इक्विटी कितना होता है मतलब जो इक्विटी का वैल्यू है उसके तुलना में उसका डेब्ट कितना है, धार कितना है। और ये हमेशा अगर 1 से नीचे रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि 1 से ऊपर गया इसका मतलब साफ साफ क्या होता है कि कंपनी की जितनी आय है उससे ज्यादा उसका उधार है, मतलब कंपनी सक्षम नहीं हो पा रही है उस उधार को चुकाने में, वो कंपनी कहीं ना कहीं फंस रही है।
अब उधार भी बहुत तरह के होते हैं, मैं उतने डेप्थ में नहीं जाऊंगा। हाँ, बहुत गहराई में इसमें मैं घुसना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये बेसिक बिगनर के लिए मैं बनाया हूँ। ये पूरी जो कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ बेसिक बिगनर। तो ये हो गया आपका डेप्ट टू इक्विटी। सीधी सी भाषा में कितना कम, ये सीधा आपको दिखा रहा है कंपनी कितनी उधार में है, और वो उधार चुकाने की क्षमता है कि नहीं उसमें, जो हमको आरओसी में दिख रहा है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? कंपनी की हड्डियां। आपके शरीर में हड्डियां होती है ना, जो आपको कंपनी को खड़ा रखती है, आपको खड़ा रखती है, आपको खड़े रहने की क्षमता देती है। वही हड्डियां है ये बैलेंस शीट, जो कंपनी को खड़ा रखने की क्षमता देती है। बैलेंस शीट क्या दिखाती है आपको? एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स क्या है कंपनी के? जो संपत्ति है। लायबिलिटी जो कंपनी को चुकाना है, जो कंपनी को चुकाना है, दोनों बराबर होने देते हैं, उसी से आएगा आपका प्रॉफिट या लॉस। समझ गए? तो इससे दोनों बराबर। जो अकाउंटेंसी जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि डेबिट इज इक्वल टू ऑलवेज क्रेडिट होता है। दोनों साइड अकाउंट्स के बराबर होने चाहिए। तो ये हो गया कंपनी की हड्डियां, कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं और उसकी तुलना में उसकी लायबिलिटी कितनी, कितना चुकाना है। तो भाई एसेट्स ही तो आपकी कंपनी को खड़ा रखने में मदद करेंगे ना, है कि नहीं? पीएनएल स्टेटमेंट। पीएनएल क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये कंपनी का दिल है, हार्ट। हार्ट, जो आपका हार्ट खून सप्लाई करता है ना, वैसे ही पीएनएल। पीएनएल आपका क्या दिखाता है? कितना आपका इनकम हुआ और उसकी तुलना में आपका एक्सपेंसेस कितना हुआ। मतलब आपने उसकी तुलना में खर्चा कितना किया। तो आपका हमेशा इनकम ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा, और अगर खर्चे ज्यादा हुए तो आपको लॉस होगा। तो भाई लॉस हुआ मतलब आपके हार्ट में ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, उसको सर्जरी करवा के भी ठीक ठाक करवाना पड़ेगा ना। तो पीएनएल स्टेटमेंट कंपनी का हार्ट है, दिल, जो कंपनी को पूरी खून सप्लाई करता है, क्योंकि पीएनएल से ही प्रॉफिट दिखता है कंपनी का, और प्रॉफिट से ही कंपनी ग्रो करती है। तो खून सप्लाई नहीं होगा, कंपनी ग्रो कैसे करेगी? खून कौन सप्लाई करेगा? दिल, पीएनएल। समझ गए? अब इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि कितना है इसमें, भाई टैक्सेस लगेंगे, क्या लगेंगे, ये बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब आ गए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? ऑक्सीजन, सांसें, ब्रीथ, कंपनी की सांसें। बिना आपका नाक बंद कर दिया जाए, आप सांस नहीं ले पा रहे, आप जिंदा रहेंगे नहीं? आप भले ही कितना भी खून बह रहा हो। तो कैश चाहिए कंपनी को डे टू डे एक्टिविटी के लिए, रोज चलने के लिए कंपनी के पास कैश होना, वो देती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो में दो तरह का कैश फ्लो है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कंपनी कैश में से अर्निंग, जो मतलब कमाती है कंपनी, वो वो उसमें से जो कैश आता है कंपनी के पास, वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कंपनी के ऑपरेशन से आता है। मतलब ऑपरेशन मतलब क्या? जो कंपनी दिन भर, पूरा दिन भर काम कर रही है, उससे जब, मतलब एक सिंपल एग्जांपल में आप समझिए। आप एक दुकानदार है, आप एक दुकानदार है, दुकान में आपने जितना दिन में बेचा, माल बेचा, उससे आपके पास जितना कैश है वो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो गया। ठीक है। अब फ्री कैश फ्लो क्या होता है? अब भाई उसमें से आप कुछ माल खरीदे होंगे, कुछ लाए होंगे, कोई बिल, भाई आप माल लाए होंगे, उसको पेमेंट करना है, बिल लेके आ गया आपकी दुकान में, है, भैया इसका बिल का पेमेंट बचा है, हाँ भैया लेके जा इतना। अब वो उसमें से जो डिडक्ट होने के बाद जो आपके पास बच रहा है, वो हो गया आपका फ्री कैश फ्लो। जो बच रहे हैं ना, उसी से आपको दुकानदारी का प्रॉफिट चलाना है। तो ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है।
एक शेयर पे कंपनी जो एक शेयर है, भाई कंपनी के पास लाखों शेयर होते हैं। अब आपने कितना शेयर खरीदा, प्रोमोटर्स ने कितना शेयर खरीदा लिया, मतलब प्रोमोटर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कितना शेयर्स है। तो इस तरह से शेयर्स डिवाइड होती है, एक अमाउंट ऑफ शेयर फेस वैल्यू वगैरह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे 10 रुपए का फेस वैल्यू होता है, ऐसे डिवाइड होता है शेयर। तो उसमें से एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है, वो होता है अर्निंग पर शेयर। मान लीजिए 10 रुपए का एक शेयर है, अब कंपनी के ईपीएस है 1.5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, जो भी। ये ईपीएस जितना हर हर क्वार्टर, देखिए रिजल्ट तो हर महीने आता नहीं है, क्वार्टर टू क्वार्टर आता है, ये एनुअल आता है, एक एनुअल आता है और बाकी 4 क्वार्टर में आते हैं। तो हमको ये देखना होता है कि ये ईपीएस हर क्वार्टर में बढ़ रहा है कि नहीं। हाँ, इससे एक फर्क ये भी पड़ता है, अगर ईपीएस बढ़ रहा है तो ये पी को भी बढ़ाएगा, प्राइस टू इक्विटी को भी बढ़ाएगा। समझ रहे हैं? क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि प्राइस टू इक्विटी में जो लोगों ने पैसा लगाया उसमें से कितना कमा रहा है वो बता रहा है। तो यहां भी तो लोगों के पैसे ही लग रहे हैं। अर्निंग पर शेयर, शेयर कौन ले रहा है? लोन वाला मैटर नहीं है, आरओसी वाला मैटर नहीं है यार, यहाँ शेयर। शेयर मतलब क्या? शेयर कौन ले रहा है? पीपल। तो कंसेप्ट ऑलमोस्ट चीज मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस से अर्निंग का रेशियो, और ये कितना कमा रही है हर शेयर पे, उसका होता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डिविडेंड। हर साल बहुत सी कंपनियां देती हैं डिविडेंड, देती हैं, बहुत सी कंपनी नहीं भी देती है। उनको और ग्रो करना है, वो जो प्रॉफिट का पैसा आता है उसको ग्रो में लगा करने में लगाती है। डिविडेंड क्या होता है? भाई कंपनी ने प्रॉफिट किया, प्रॉफिट में से कुछ कुछ पैसा लोगों को दे देती है, भैया चलो आपका हिस्सा रखो, हम प्रॉफिट किए हैं, हमारे लिए काफी प्रॉफिट है, तो हम आपने हमारे कंपनी पे भरोसा जता के पैसा लगाया, तो आपको भी हम प्रॉफिट का हिस्सा दे दें। तो वो होता है डिविडेंड। अब डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू पे, ध्यान रखिएगा, वो जो 10 रुपए वाला मैंने बताया ना, उस पे। अब डिविडेंड यील्ड कैसे होता है? डिविडेंड यील्ड कैसे निकालते हैं? जो करंट प्राइस चलता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो डिविडेंड जितना डिक्लेयर किया जाता है डिवाइडेड बाय वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो हो जाता है डिविडेंड यील्ड। तो ये होता है बेसिक फंडामेंटल। अब इसमें एक चीज और देखना पड़ता है आपको, मैनेजमेंट क्वालिटी। अच्छा मैनेजमेंट होगा तो भैया, कौन मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन बैठे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या है, वो भी आपको देखना पड़ता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी अच्छी चलेगी। मैनेजमेंट में 100 झगड़े होंगे तो फिर, अभी एक रिसेंटली एक कंपनी में थोड़ा बहुत चल भी रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा वो कंपनी की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है इंडस्ट्री का ग्रोथ। अब वो कंपनी जिस इंडस्ट्री में है, मान लीजिए एक्स एक्स कंपनी वो मेटल इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में है। अब वो स्टील इंडस्ट्री को जियोपॉलिटिकल या कोई फैक्टर आपका इफेक्ट कर रहा है, उसकी ग्रोथ रुक रही है, या उसके पास रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, स्टील इंडस्ट्री का ग्रोथ रुक रहा है। हाँ, तो उस केस में, जैसे अभी रिसेंट केस में भी टैरिफ के चलते आईटी इंडस्ट्री बहुत इफेक्टेड हुआ है, आईटी के सभी कंपनीज इफेक्टेड हुई है। तो इसके लिए हमको करना होता है शॉर्ट एनालिसिस। अब शॉर्ट एनालिसिस क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। वो फिर कभी हम कवर करेंगे, बहुत डेप्थ वाली बात हो जाती है। तो बिगिनर्स के लिए उतना जरूरी नहीं है, आपको यही देखना है कि भैया उस इंडस्ट्री को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर रही है। तो उसके लिए कुछ नेगेटिव तो नहीं है, वो देखना है। प्रोमोटर होल्डिंग, भैया जितना प्रोमोटर अपने पास होल्ड करके रखेंगे
और वो बेचेंगे नहीं या प्लेज नहीं करेंगे, दूसरी चीज है, प्लेज नहीं करेंगे। कई बार प्रोमोटर्स बेचते नहीं है, प्लेज कर देते हैं, मतलब क्या, मॉर्गेज में रख देते हैं, मतलब उसको मॉर्गेज कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, प्रोमोटर्स को अपने बिजनेस पे ये दिखाता है, इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि भैया ये इनको तो अपने बिजनेस पे ही भरोसा नहीं है, ये अपना शेयर को प्लेज कर रहे हैं या बेच रहे हैं, तो भैया हम क्यों पैसा लगाएं। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग आपको दिखाता है कि आपके पास आपका कंपनी पे प्रोमोटर्स का भरोसा है कि नहीं, तभी तो आप भरोसा करोगे। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, मोट। मोट मैंने ये यहाँ बीच में लिखा था लेकिन अभी तक बोला नहीं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है मोट। अब आप सोचेंगे इसका कुछ फुल फॉर्म होगा, सॉरी नहीं है, ये सीधा सा चीज है। ये क्या होता है, किला है, अब किले को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करना है, किले को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करना है। मान लीजिए पहले जो किले बनते थे ना, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, बीच में एक, आपने मूवीज में देखी होंगी, ऐसे करके ब्रिज गिरता है, तब जाके सेना निकलती है या लोग निकलते हैं उसमें से, फिर जब निकल जाते हैं तब फिर ब्रिज उड़ जाती है, बीच में मगरमच्छ छोड़ा हुआ रहता है, कई मूवीज में दिखाते हैं। तो वैसा ही कुछ है कि कंपनी को क्या प्रोटेक्ट कर रही है कंपनी, कंपटीशन, कंपनी के अटैकर्स कौन है, दूसरी कंपनी है जो उसी फील्ड में काम कर रही है। जैसे एक अलग शब्दों में अगर बोला जाए तो हम ये देखेंगे, मोट का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो इस कंपनी के पास है और दूसरे किसी के पास नहीं, वो क्या चीज है जिसमें इसका दमदारी है। समझ रहे हैं? मैं पर्टिकुलरली वर्ड यूज कर रहा हूं, जिसमें इसका दमदारी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आप नूडल्स के कई ब्रांड मार्केट में, टॉप रेमन है, चिंग्स है, मैगी है, कई चीजें हैं। आप दुकान में जाते हैं ना, अधिकतर लोग आप देखेंगे, भैया मैगी देना, भैया मैगी देना। तो मैगी का एक ब्रांड वैल्यू बन गया है। मैगी कौन बनाती है, नेस्ले। ये उसका मोट है, ये उससे कोई छीन नहीं पा रहा है। लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, टॉप रेमन आया, कोशिश किया, नहीं छीन पा रहे। चिंग्स आया, कोशिश किया, नहीं छीन पा रहे। कई और ब्रांड है, नहीं छीन पाते। पतंजलि भी आया है, वो भी नहीं छीन पा रहा है। तो ये उसका एक दमदारी है इस फील्ड में। तो वैसे ही हम चीजों को समझेंगे कि मोट होता है एक ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो दमदारी से, ताकत के साथ टिका हुआ है। जैसे आप पहले के जमाने में सुने होंगे, वो मच्छर की अगरबत्ती आती थी ना, आप कहीं भी जाएंगे, भैया कछुआ देना। आजकल थोड़ा सा चल, कछुए का मार्केट बंद हो गया, तो मॉर्टिन देना भैया, मॉर्टिन देना। हाँ, तो ब्रांड्स तो बहुत है लेकिन लोग वही मांगते हैं, लोग वही मांगते। एक समय में मेडिसिन में भी बहुत चलता था क्रोसिन, बुखार हुआ ये क्रोसिन देना। आजकल बहुत से ब्रांड हो गए, ये कोविड के बाद से थोड़ा सा डोलो चलने लग गया। तो ऐसे यही चीज होता है मोट। अब इसमें एक चीज क्या है, देखिए हर सेक्टर का अलग अलग मोट। जैसे मैं तो आपको जो बता रहा हूँ ये एफएमसीजी सेक्टर का है। अब हम अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में चले गए तो उसका मोट क्या होगा। बैंकिंग का तो कोई ब्रांड नहीं है, बैंक तो मैगी नहीं बेचता है, बैंक तो मॉस्किटो कॉइल या टूथपेस्ट या टूथब्रश ऐसे कुछ चीजें बेचता नहीं है। बैंक क्या बेचता है, बैंक का काम क्या है, बैंक लोगों से पैसा लेता है, डिपॉजिट लेता है और लोगों को उधार देता है, बेसिक काम है। तो भैया बैंक का मोट क्या है होगा। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सोचिए, अगर आपको आंसर आ रहा है लिखिए नीचे कमेंट में, और आंसर मैं आपको अब बता रहा हूँ। बैंक का क्या होगा, भैया आप जिस बैंक पे भरोसा करेंगे,
उसी बैंक के पास तो आप जाएंगे। तो ऐसे ही हर सेक्टर का अलग अलग मोट होता है। बैंक का मोट हुआ ट्रस्ट, बैंक का मोट हुआ ट्रस्ट। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर में हम मोट कैसे देखें। पहले, उससे पहले हम एक बार जस्ट जो चीजें, क्योंकि आपके दिमाग से निकल जाएंगी, ये जो जितनी चीजें आपको मैंने बताई ना, एक बार जस्ट मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इसमें कैसे आपको देखना है। देखिए, इसमें ये स्टॉक में मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, है कि कैसे आपको देखना है। देखिए, यहाँ पे आपको स्टॉक पी दिख जा रहा है 24, है। ये आपका 24 मतलब क्या भाई, जो पैसा उन्होंने लगाया ना, उसमें 24 गुना लोग देने को तैयार है, 24 टाइम्स, 24.8 टाइम्स। आरओसी देख लीजिए, आरओई ज्यादा है भाई। सिंपल सा चीज है, डेब्ट टू इक्विटी, ये चूंकि फाइनेंस कंपनी है। हाँ, इसमें एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, बैंक्स या फाइनेंस कंपनी में डेब्ट टू इक्विटी 1 से ज्यादा ही होना बेटर है अदर कंपनी की तुलना, क्योंकि इनका इसलिए बेटर है क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस है ये लोन पे आधारित है, लोगों को लोन देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो लोन का जो है ना, डेप्थ जो है, ये ज्यादा हो हमेशा। तो इसीलिए बैंक्स में इस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे, या फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी। ईपीएस 10.8, ठीक है। अब देख लीजिए, ये हो गया आपका पीएनएल। देख लीजिए, सेल्स एक्सपेंस, सेल्स से इनकम होगा और एक्सपेंस मेजर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओपीएम। ये ओपीएम बढ़ना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जितना मार्जिन ज्यादा होगा उतना अच्छा है। इसमें एक चीज क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन, एनपीएम। हाँ, जो ये हो गया, ये रेट नेट प्रॉफिट, इसका जो मार्जिन होगा वो नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये हो गया बैलेंस शीट, है। यहाँ पे आपके एसेट्स और ये लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज ये एसेट्स, ठीक है। इक्विटी कैपिटल, भाई कैपिटल क्यों लायबिलिटी है, लोगों ने पैसा लगाया ना भाई, कभी भाई 10 लोगों ने मिलकर लगाया 1-1 लाख रुपए। अभी एक आदमी बोलेगा भैया मेरे को पैसा वापस चाहिए, तो उसको देना पड़ेगा ना, तो लायबिलिटी हुआ ना उसको। भले ही वो कंपनी का प्रोमोटर है, लेकिन उसको अगर बाहर जाना है तो भाई उसको तो पैसा 1 लाख रुपए उसका देना पड़ेगा ना। तो वो आपका लायबिलिटी है। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये आपके एसेट्स हो गए। अब देखिए, ये हो गया कैश फ्लो। कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, 3 चीज आपको दिखाता है। तो ये बेसिकली हो गया आपका जो हमने अभी देखा। अब देखिए, ये आपको डॉक्यूमेंट में, वीडियो में आपको दे दूंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स क्या होते हैं। जस्ट हम एक बार नजर मार लेते हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं अच्छे से। देखिए, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में क्या मोड होता है, ट्रस्ट ब्रांड। जैसे एचडीएफसी बैंक, कस्टमर जिस बैंक पे ट्रस्ट करते हैं, एचडीएफसी बैंक। फॉर एग्जांपल, लो कॉस्ट फंड, कासा, मतलब करंट एसेट है। तो इसमें कासा का रेशियो होता है भाई, जितना डिपॉजिट होगा और जितना लोन जाएगा, उसका जो रेशियो होता है वो लो कॉस्ट फंड। लो कॉस्ट फंड कौन देता है, बैंक। भाई जो लो कॉस्ट डिपॉजिट लेता है और जो चीपर लोन दे सकता है लेकिन फिर भी ज्यादा कमा रहा है, वैसे बैंक्स पे लोग जाना पसंद करते हैं। तो वो एसबीआई बैंक, कोटक बैंक। ब्रांच का नेटवर्क एसबीआई का सबसे ज्यादा है। टेक्नोलॉजी, हाँ भाई, टेक्नोलॉजी क्रेडिट, तो ये टेक्नोलॉजी किस बैंक में ज्यादा है, एचडीएफसी बैंक में, हाँ। एफएमसीजी में क्या होता है, ब्रांड लॉयल्टी, जो मैंने आपको मैगी का एग्जांपल बताया। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, भाई हर जगह मिलता है कि नहीं, इंडिया में हर जगह अवेलेबल है कि नहीं। आईटीसी एचयूएल का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हाँ, रेसिपी उसका भैया कोई पर्टिकुलर रेसिपी है भैया जो सबको अच्छा लगता है,
कोका कोला का रेसिपी किसी को नहीं बताता। हाँ, प्राइस कंट्रोल वाया स्केल, भाई लोगों के वही बड़ी कंपनी जो रहती है, बड़ी कंपनियों से नेगोशिएट करके रॉ मटेरियल कॉस्ट कम कर लेती है, वो HUL है। ठीक है। नेस्ले का सेरेलैक अभी भी डोमिनेट करते हैं इन्फेंट फूड, भाई बच्चा हुआ सेरेलैक खिलाओ, सेरेलैक खिलाओ। तो ये क्या होता है, मोनोपोली वन काइंड आप बोल सकते। फार्मा में मोट क्या है, पेटेंट राइट, भाई किसी पर्टिकुलर मेडिसिन में किसी का पेटेंट है, कोई और नहीं बना सकता। फाइजर, नोवार्टिस। हाँ, रेगुलेटरी अप्रूवल, भाई रेगुलेटरी अप्रूवल और कॉम्प्लायंसेस जिसके कम हो, हाँ, तो वो अच्छे हैं भैया, जिसके कॉम्प्लायंस अच्छे मजबूत हो वो अच्छे हैं। सन फार्मा। R&D, R&D जरूरी है। डॉक्टर रेड्डीज बायोकॉन में R&D, भाई कितना रिसर्च कर रहे हैं, नए नई दवाइयाँ, नई नई बीमारी है तो रोज आती है। अब हर रोज एक नई बीमारी का नाम सुनते हो। भाई कोविड से पहले किसी ने कोविड का नाम सुना था? अचानक आ गया भैया कोविड। हाँ, तो फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नेटवर्क कितना है, उसका ब्रांड पे ट्रस्ट कितना है, अपोलो हॉस्पिटल। हाँ, IT सॉफ्टवेयर का मोड। तो ये टोटल आपके मोड, क्लाइंट इंटरेस्टमेंट, स्विचिंग, टैलेंट स्केल एंड ट्रेनिंग सिस्टम। आप पॉज कर करके इसको पढ़ सकते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये होता है IT और सॉफ्टवेयर के मोड्स। टेलीकॉम का मोड, स्पेक्ट्रम ओनरशिप है। एयरटेल, जियो एयरटेल का स्पेक्ट्रम ओनरशिप बहुत ज्यादा है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने टावर्स हैं, कितने फाइबर नेटवर्क हैं, एयरटेल के अच्छे हैं। सब्सक्राइबर बेस, किसका सब्सक्राइबर बेस ज्यादा है, जियो का सब्सक्राइबर बेस ज्यादा है। ऑटोमोबाइल्स में हो गए जैसे ब्रांड रिलायबिलिटी, भाई मारुति का ब्रांड चलता है नाम से। डीलर और सर्विस नेटवर्क, भाई डीलर और सर्विस कितना, भाई आपने गाड़ी तो खरीद ली, बाद में सर्विस मिल रहा है कि नहीं, आप कहीं जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, आपको सर्विस मिल रहा है कि नहीं, उसका नेटवर्क भी तो होना चाहिए ना वहाँ। इकोनॉमीज ऑन स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, भाई कम दाम में गाड़ी मिले। हाँ, तो ये सब चीजें पेंट्स का हो गया, कंज्यूमर इंटरनेट प्लेटफॉर्म। तो मैं ये आपको पूरा टोटल मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको पूरा टोटल मैं आपको दे दूंगा। आप इसको वीडियो को रोक रोक के एक बार देख भी सकते हैं, अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है पॉज कर करके आप देख सकते हैं पढ़ के। हाँ, तो ये होता है मोड। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमको मोड जानना भी क्यों जरूरी है। तो मोड से हमको पता लगता है कि उस कंपनी की दमदारी किस में है, किस चीज में है। तो उससे हमको पता लगता है ये कंपनी के ग्रोथ की पोटेंशियल कितनी। तो दोस्तों, कोशिश मैंने किया बहुत इजी वे में आपको बताने का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये चीज, पूरा कंसेप्ट आपको इजी तरीके से दिमाग में घुसा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, पूछिएगा। मैं हर डाउट का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। मेरे जितना नॉलेज है उसके बेस पे मैं उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए, इसी के साथ ही वीडियो एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।